मान्यवर उपस्थित मान्यवरों को मेरा जय मूल निवासी। मैं आप लोगों को एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताना चाहूँगा, जो कि ये जय मूल निवासी बोले तो आपके पास ये जय श्री राम जैसा कुछ नारा समझ के आप मूल निवासी से ये वर्ड है, यहाँ पैदा हुए लोगों की कामयाबी हो। हाँ, जो बाहर से आए, एशिया से आए, उधर से आए, ब्राह्मण अपराध, उन लोगों के खिलाफ ही आवाज है। उसी सिलसिले में एक 2-3 मिनट में एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को बुनियादी बात अगर समझ में नहीं आती है, दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर समझ में नहीं आती है, तो हम कितना भी कुछ करें तो वो हमारा जो मकसद है, मकसद जो अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल नहीं होगा। इसलिए बुनियादी चीज़ को हमें समझना होगा कि असल में भारत में, इंडिया में क्या हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेशन में थोड़ा हटके मैं एक बात रखना चाहूँगा। बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये बात को आपने पकड़ लिया तो आपको सारी बातों को समझने के लिए आसानी हो जाएगी। जो बात मैं बताना चाहता हूँ ये बात है, जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, इस रेफरेंस में ये डिक्लेरेशन जो है, यूनो में एक डिक्लेरेशन के लिए तैयारी हो रही थी। तैयारी क्या हो रही थी? डिक्लेरेशन लिखा जा रहा था मूल निवासी लोगों के लिए, और 144 कंट्रीज प्लस लगभग 159 कंट्रीज, 157 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थी। 157 कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में 157 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, मूल निवासी लोगों के राइट्स, हम ये राइट्स की बात कर रहे हैं। मूल निवासी लोगों के राइट्स की बात को लेके उन लोगों ने क्या किया, 1985 से लेके 2005 तक 20 साल 157 कंट्रीज के लोग इस ड्राफ्ट को बनाते रहे। वो ड्राफ्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। वो ड्राफ्ट क्या लिखा उन्होंने, जो जिस कंट्री का मूल निवासी है बाय डीएनए, जो जिस कंट्री का मूल निवासी है, जल जंगल जमीन पर जितने भी रिसोर्स है उस देश के रिसोर्स पर केवल और केवल उस मूल निवासी का कंट्रोल होना चाहिए। ये बात 20 साल के उनके रिसर्च में आई, और उन्होंने उस रिसर्च को, उस डॉक्यूमेंट को नाम क्या दिया, आप इंटरनेट पे डालकर देख सकते हैं। इन्होंने देखा अभी, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ये 13 सितंबर 2007 को पास हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसकी जानकारी यहां पर दूंगा। 13 सितंबर 2007 को जब ये डिक्लेरेशन पास हुआ, उसमें क्या लिखा है, जो जिस कंट्री का मूल निवासी है, जितने भी रिसोर्स है, जल जंगल जमीन और हिस्सेदारी, उसके ऊपर केवल उसका ही कंट्रोल होना चाहिए। अभी इस बात को लेके जब ये ड्राफ्ट डिक्लेयर हुआ तो 144 लोगों ने उसके समर्थन में वोट किया। कंट्री ने 144 कंट्री ने उसके समर्थन में वोटिंग किया। यूनो में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 144 कंट्री ने उसके समर्थन में, उसके अंदर अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके आर्टिकल अगर ये भी संविधान की बात कर रहे थे, हम लोग संविधान की बात कर रहे, 46 आर्टिकल है केवल। कितने? 46 आर्टिकल मूल निवासी की बात करने वाले, दुनिया के तमाम दुनिया के मूल निवासी 44 आर्टिकल उन्होंने लिखे, 46 आर्टिकल लिखे केवल। अभी मैं जो बात बताना चाहता हूं आप लोगों को,
46 आर्टिकल में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने लिखी है मूल निवासी के राइट्स के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, उस बिल को जब 13 सितंबर 2007 को रखा गया, 144 कंट्री के लोगों ने समर्थन किया, 4 कंट्री के लोगों ने अपोज किया, 4 कंट्री के लोगों ने अपोज किया उस बिल को, उस डिक्लेरेशन को 4 कंट्री के लोगों ने अपोज किया। 11 कंट्री के लोग एब्सेंट थे, 11 कंट्री के लोग उसके अगेंस्ट में नहीं थे, एब्सेंट थे। 4 कंट्री के लोग कौन थे, मैं क्यों बताना चाहता हूं इसको अभी आपको समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने उसका विरोध किया, कनाडा ने उसका विरोध किया, अमेरिका ने उसका विरोध किया, न्यूजीलैंड ने उसका विरोध किया। अभी ये बात अगर आप मैप होता यहां पर, तो कनाडा आप देखिए, कनाडा पूरा समुंदर में है, अमेरिका पूरा बाजू में समुंदर है, ऑस्ट्रेलिया पूरा बाजू में समुंदर है, न्यूजीलैंड पूरा बाजू में समुंदर है। वहां दूसरे लोग गए, दूसरे कंट्री के लोग गए और उन्होंने वहां के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद हजारों सालों से उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? हजारों सालों से उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये ड्राफ्ट पढ़ा तो उनको शौक लगा कि अभी बराबरी की बात करना होगा, बराबरी की बात करना होगा और इनको राइट्स देना होगा। तब जाके उन्होंने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, हम व्हाइट है, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस क्यों है? व्हाइट लोगों का व्हाइट हाउस, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है वो व्हाइट हाउस, ब्लैक एंड व्हाइट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अमेरिका ने विरोध किया, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया, कनाडा ने विरोध किया, न्यूजीलैंड ने विरोध किया। विरोध करने के बाद पूरे वर्ल्ड के कंट्री का उनके ऊपर प्रेशर आया, 4 कंट्री के ऊपर। और जब 4 कंट्री के ऊपर इस बात को लेके यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इस बात को लेके, इस डिक्लेरेशन को लेके जब विरोध हुआ उनके अगेंस्ट में, तब उनको माफी मांगना पड़ा। अमेरिका ने माफी मांगा मूल निवासी लोगों का, अमेरिका के शासक लोगों ने मूल निवासी का माफी मांगा, कनाडा के शासक ने मूल निवासी का माफी मांगा, न्यूजीलैंड के शासक ने मूल निवासी का माफी मांगा, ऑस्ट्रेलिया के शासक ने, रूलर ने मूल निवासी का माफी मांगा। अभी आपको भारत के बारे में मैं बताना चाहता हूं। भारत का ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, वहां प्रेजेंट था यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस में। उसने हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि वो क्या है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मुसलमान, आप जो लोग मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान आप बाद में हैं, पहले आप मूल निवासी है। आप पहले मूल निवासी है, बाद में मुसलमान है। क्रिश्चियन बाद में क्रिश्चियन है, पहला मूल निवासी है। सिख बाद में सिख है, पहला मूल निवासी है। SC ST OBC के लोगों का और माइनॉरिटी लोगों का डीएनए आपस में मैच हो रहा है, ये डीएनए ने प्रूव किया। SC ST OBC माइनॉरिटीज लोगों का डीएनए आपस में मैच हो रहा है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में, विशाखापट्टनम में रिसर्च हुआ, माइकल बामशाद ऊटा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यहां आके रिसर्च किया, पता लगाया, तब उनको पता चला कि ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों से मैच हो रहा है। ब्राह्मण विदेशी है। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका का जो एक लीडर है, वो लीडर, उसका एक कहावत फेमस है। वो क्या, लोगों को जगाने के लिए, उनके मूल निवासी लोगों को जगाने के लिए वो क्या बोलता था, व्हेन द मिशनरीज अराइव्ड इनटू अफ्रीका, जब वो बाहर से आए अफ्रीका में, व्हेन द मिशनरीज अराइव्ड इनटू अफ्रीका, जब अफ्रीका में वो बाहर से आए, हमारे पास क्या था, उनके पास क्या था,
when the missionaries arrived into Africa, they had Bible with them. उनके पास क्या था? बाइबल था. And we had our land. हमारे पास क्या था? हमारा जमीन था. उनके पास केवल बाइबल लेके आए मिशनरी. They had Bible with them. We had our land. हमारे पास हमारा जमीन था. They taught us how to pray with closed eyes. उन्होंने हमें आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए सिखाया. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. तो हमने प्रार्थना करना शुरू किया. When we open our eyes, और जब हमने हमारी आंखें ओपन की, they had our land and we had their Bible. They had our land. हमारी जमीन उनके पास चली गई, उनका बाइबल. सेम चीज ब्राह्मण के बारे में इंडिया में हुई. ब्राह्मण बाहर का है, 2-3 हजार साल का विदेशी है. 2-3 हजार साल का विदेशी है और आज डीएनए के आधार पर एक्सपोज हो गया है. ये जो हो रहा है, आज जो भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वो अपने आप को बचाना है उसको. क्यों? मुगल आए चले गए, डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए. जितने भी लोग आए उनको जाने के लिए जमीन था, चले गए. ब्रिटिश आए, ब्रिटिश को जाने के लिए जमीन था, चले गए. मुगल आए, जाने के लिए जमीन था, जमीन भी था, जमीर भी था, आए चले गए. ब्राह्मण को जाने के लिए जमीन नहीं है. अब आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मण षड्यंत्र क्यों कर रहा है. उसको जाने के लिए जमीन नहीं है. ब्राह्मण को यहां से इंडिया में रहना है. उनका अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे 2000 साल का, 3000 साल का, पूरा का पूरा हिस्ट्री षड्यंत्र के आधार पर है, हिंसा के आधार पर है, हेट कैंपेन के आधार पर है. हमारे लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है, अनटचेबिलिटी का व्यवहार, असमानता का व्यवहार, इनइक्वालिटी का व्यवहार, ये सारा उन्होंने, अगर आप गड़े मुर्दे निकालेंगे तो आपको सारा पता चलेगा कि सारी षड्यंत्र की जड़ ये लोग हैं. अनटचेबिलिटी का निर्माण किया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया, ये सारा उन्होंने निर्माण किया हुआ है. मगर आज क्या हुआ? बाय डीएनए का रिसर्च लगने के बाद ब्राह्मण को लगा कि अभी जाए तो कहा जाए. मुगल के पीरियड में इन्होंने कहा 600-700 साल मुगल का रूल था. मुगल के पीरियड में ब्राह्मण सेकेंड लेवल पर रूलर था. ब्रिटिश के पीरियड में 200 साल के पीरियड में, ब्रिटिश के 200 साल के पीरियड में ब्राह्मण सेकेंड लेवल पर रूलर था. ब्रिटिश का पीरियड खत्म, मुगल का पीरियड खत्म, ब्रिटिश का पीरियड खत्म. ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ. ब्रिटिश ने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ पावर किया. ट्रांसफर ऑफ पावर से क्या हुआ? केवल ट्रांसफर ऑफ पावर से ब्राह्मण के पास पावर आया. ब्राह्मण के पास जैसे ही पावर आया, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा किया. ऐसे ही ब्राह्मणों का जिस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत, ट्रांसफर ऑफ पावर का मीनिंग क्या है? ब्रिटिश लोगों ने सत्ता हस्तांतर किया. एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी हुक्मरान बन गया. एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी हुक्मरान बन गया. उसने ही इंडिया पाकिस्तान किया. उन्होंने देखा कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और इनको रूल करने का अनुभव है, इनको शासन करने का, रूलिंग करने का 700 साल का तजुर्बा है, अनुभव है. अगर ये लोग इंडिया में रहेंगे तो ये शासन कर सकते हैं. एससी, एसटी, ओबीसी के साथ मिलके ये शासन कर सकते हैं. इसलिए 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 टुकड़े. मतलब ब्राह्मण, अगर आप 1872 से लेके हर 10 साल के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस अगर देखेंगे तो 1931 का कास्ट बेस्ड सेंसस कास्ट के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर हुआ. मतलब जिसको आप हिंदू बोल रहे हैं उनका बोल रहा हूं मैं,
क्रिश्चियन लोगों का तो धर्म के आधार पर हुआ, मुस्लिम लोगों का धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन 1931 ब्रिटिश लोगों ने कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू किया। 1951 के बाद जितने भी कास्ट बेस्ड सेंसस, एक्चुअल कास्ट बेस्ड सेंसस के समय में ब्राह्मण ही प्राइम मिनिस्टर थे। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, 61 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। जब कास्ट बेस्ड सेंसस करने का जब समय था उस दरमियान ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर। 71 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 81 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 91 में पीवी नरसिम्हा राव ब्राह्मण, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 91 के बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, कास्ट बेस्ड ब्राह्मण, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 2001 में मनमोहन सिंह, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। 2021 में नरेंद्र मोदी, कास्ट बेस्ड सेंसस को रोका। कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों हो रहा था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे ब्रिटिश लोग, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने हमारे लोगों को, हम आज जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जो एग्जीक्यूटिव है आज के तारीख में पार्लियामेंट में, शरद यादव इन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव में 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर है। एडमिनिस्ट्रेशन में कितना 3.5% होना चाहिए वहां पर उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, मगर कितना है 79.2%। ये तो ओवर पॉपुलेशन है उनका एग्जीक्यूटिव में। 79.2% क्लास 1 ऑफिसर का मतलब है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सारे वही लोग हैं। 79.5% ब्राह्मण क्लास 2 ऑफिसर, 3.5% होना चाहिए। तो ये जो जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनका कब्जा है, हिंदू 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 राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदू की जो कंसेप्ट है हिंदू का वो समझाना चाहूंगा। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 52% है। ये लोग शूद्र, ओबीसी, इनके अंदर 3743 कास्ट है। 3743 ऐसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, ग्रेड है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर समान नहीं है कोई भी। इंडिया में कास्ट सिस्टम में कोई भी समान नहीं है। 3743 कास्ट ओबीसी में है, जो यहाँ बीसीए, बीसीबी, बीसीसी, बीसीडी बोलते हैं ना, ये पूरे इंडिया में ओबीसी बोलते हैं इसको, अदर बैकवर्ड क्लास। इनके अंदर इनका पॉपुलेशन, इंडिया का आधा पॉपुलेशन इनका है, 52%। उसके बाद अनटचेबल आते हैं, जो यहां पर माला मादिगा बोलते हैं, महाराष्ट्र में महार मांग बोलते हैं, यूपी में चमार बोलते हैं, पासी बोलते हैं। तो ये अनटचेबल जो है, ये उन्होंने, ब्राह्मणों ने निर्माण किए। इनकी संख्या 15% है, 15%। इनके अंदर 1703 कास्ट है, 1703 कास्ट है। शेड्यूल ट्राइब जिसको आदिवासी कहा जाता है, तो इनके अंदर लगभग 801 कास्ट है, इनकी संख्या 7.5% है। तो ये टोटल अगर केवल इनका ही टोटल पकड़ेंगे तो जिसको वो लोग हिंदू 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 बोल रहे हैं, इनकी संख्या अगर करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे, 74.5% है। 74.5% का जो मसला है, ये मसला आज का हकीकत में मसला है। हकीकत का मसला क्या है? इनको हिंदू बनाना है, इनको हिंदू रखना है, इन्होंने हिंदू एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आप लोग हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द बोलते हैं, यहां क्या लिखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ब्राह्मण आरएसएस 1925 से कोशिश कर रहा है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, डे एंड नाइट कोशिश कर रहा है आरएसएस। हिंदू का मतलब क्या है? इंडिया में कोई भी हिंदू नहीं है, कास्ट सिस्टम है। 6247 कास्ट है,
6247 कास्ट है इंडिया में, और उसको वो लोग हिंदू बोल रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में ये केवल ब्राह्मण राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या ओबीसी को, एससी को, एसटी को रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है? नहीं है। अगर ये हिस्सेदारी नहीं है, अगर उनको ये बात समझ में आई तो क्या करेंगे? अपने हक और अधिकार के लिए किससे लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? इससे लड़ेंगे जिसने उनका छीना है। जिसने छीना है उससे लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने क्या किया? अरे अगर ये हमारे तरफ मुंह करेंगे तो ये तो 74.5% है, इतने सारे लोगों को हम 3% कैसे रोकेंगे? इसलिए इन्होंने क्या किया, ऐसे इश्यूज निकालते हैं। अभी ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव के समय में आज की तारीख में इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लिया। ये जो आज जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ईवीएम का गवर्नमेंट है, ईवीएम में घोटाला करके आया हुआ गवर्नमेंट है। सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। आप वामन मेश्राम साहब का WAMAN, वामन मेश्राम, MESHRAM, मेश्राम, ये आप अगर गूगल में, यूट्यूब में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे तो आपको सारा डेटा आएगा बाहर। हम लोग किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ईवीएम से ये लोग जो आ रहे हैं, चुनकर आ रहे हैं। हमारी यात्रा 2 बार हमने 1 साल की यात्रा निकाली, एक साल की, सारे प्रदेश में, पूरे भारत भर में, 31 स्टेट में इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, 567 डिस्ट्रिक्ट्स में, मोर देन 4000 तहसील में हमारा नेटवर्क है। मोर देन 4000 तहसील में, 22,000 ब्लॉक में हमारा नेटवर्क है, 1,50,000 विलेज में हमारा नेटवर्क है। आज जो फसादात कम हो रही है इंडिया में, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग लोगों में जाके SC, ST, BC, माइनॉरिटी के लोगों को भाईचारा सिखा रहे हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान बता रहे हैं। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हम ये नहीं बोल रहे कि इसको मारो, इसको काटो, ये बात नहीं कर रहे। हम लोग क्या बोल रहे, जिसकी जितनी संख्या, हमारा जो थ्रस्ट एरिया है, हम लोग, हमारे जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उसको ब्राह्मण डे एंड नाइट, जो डे एंड नाइट वो लोग क्या कर रहे हैं, हेट कैंपेन मुसलमान के विरोध में, मुसलमान के विरोध में, डे एंड नाइट सारा मीडिया मुस्लिम लोगों के विरोध में लगा हुआ है। सारा प्रिंट मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा सोशल मीडिया, डेली डे एंड नाइट वो लोग कर रहे काम। तो हम लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सारा नेटवर्क, उनका जो पॉलिसी है, उनकी जो नीति है, पॉलिसी है, उनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा डिफ्यूज करने में लगा, पूरा ताकत लगा रहे हम लोग। हमारे जैसे जो नौजवान हैं घर छोड़ के काम कर रहे हैं इसमें। मैं सर 2007 से मैं पूरा साउथ में घूम रहा हूं, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, जान की बाजी लगाकर हम लोग घूम रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये कॉमन सिविल कोड के बारे में कल वामन मेश्राम साहब ने हैदराबाद में हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रोग्राम हुआ। आज हमारा बीजापुर में, कर्नाटका में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रोग्राम आज चल रहा है। पूरे भारत भर में हमारे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लगातार लगभग 90 ऑफशूट विंग है, उनके माध्यम से पूरे भारत भर में जगाने का, जोड़ने का काम चल रहा है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बीच में जाके। तो कॉमन सिविल कोड का मामला जो है, ये एक इश्यू है, पॉलिटिकल इश्यू। कल मेश्राम साहब ने कहा कि मैं मुसलमानों को चरण दंडवत करता हूं। उन्होंने कहा क्यों? फर्स्ट टाइम मेश्राम साहब ने ऐसा कहा क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके जो पॉलिसी है, RSS की जो पॉलिसी है, BJP की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जाना,
और रिएक्शन नहीं किया। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो। अभी आपको सबसे लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान करने के पीछे उनका मकसद क्या है। हिंदू मुसलमान करने के पीछे मकसद क्या है? हिंदू अगर जो फिलॉसफी है, हिंदू धर्म है, मान लो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म कास्ट वाला धर्म है, इनइक्वालिटी वाला धर्म है, गैर बराबरी वाला धर्म है, असमानता वाला धर्म है, असमानता को मानने वाला धर्म है। कोई अगर किसी को कहेगा कि भाई आपको हम नीच बनाते हैं, आओ, कोई आएगा? आपको हम नीच बनाते हैं, नीच मानते हैं, आप आओ हमारे धर्म में आओ, आपको हम नीच मानते हैं, आपको हम अनटचेबल मानते हैं, आपको हम शूद्र मानते हैं। आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिला है। तो कोई भी लोग, कोई भी आदमी नीच गैर बराबरी व्यवस्था को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनका प्रिंसिपल जो है, फिलॉसफी जो है ब्राह्मणों का, हिंदुइज्म का जो फिलॉसफी है, हिंदुइज्म में इक्वेलिटी का सिद्धांत नहीं है, भाईचारा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में पहले लिखा है जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय। ये हिंदुइज्म में, मनुस्मृति में ये है ही नहीं। मनुस्मृति ऐसा बिहेव करती है, क्रमिक असमानता को, गैर बराबरी को मानते हैं वो लोग, असमानता को मानते हैं। तो कोई किसी को अगर असमानता के लिए आप एक्सेप्ट करो कहेंगे तो आएंगे, आपको हम गुलाम बनाना चाहते कहेंगे तो आएंगे। इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है, उनका जो धर्म है ये धर्म प्रिंसिपल के आधार पर टिक नहीं सकता। जैसे क्रिश्चियनिटी में समानता है, भाईचारा है, इस्लाम में समानता है, भाईचारा है, मसावत को मानते हैं, वैसे हिंदुइज्म में, हिंदू जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म बोलता है, उसमें नहीं है। अगर नहीं है तो लोगों को हिंदू कैसे करेंगे, हिंदू के लिए कैसे बताया जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए? इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, फसाद करना पड़ता है। फसाद फसाद फसाद, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान अगर फसाद करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी के लोग भूल जाएंगे, एससी आइडेंटिटी भूल जाएंगे, ओबीसी आइडेंटिटी भूल जाएंगे, एसटी की आइडेंटिटी भूल जाएंगे, हम हिंदू है बोलेंगे। इंडिया में जो हमारे जो लोग हैं 2000 साल से जाहिल है, उनको पता नहीं है, इसलिए हम लोग दिन रात लगे हैं लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो कॉमन सिविल कोड, ये कॉमन सिविल कोड का मसला नहीं है, उनका वर्चस्व बरकरार रखना है, उनका मोनोपोली बरकरार रखना है ब्राह्मणों को। और वो मोनोपोली ईवीएम के माध्यम से वो लोग बरकरार रखना चाहते हैं। आने वाले 2024 में वो हर संभव प्रयास करके जीतना चाहते हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने के मौके पर उनको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है। और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के लिए ये जो चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये साल भर चलाएंगे, ये साल भर चर्चा चलाएंगे। साल भर चर्चा होने की वजह से क्या होगा, मुसलमान हिंदू मुसलमान, मतलब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू हैमरिंग किया जाएगा। तो लोगों को क्या लगेगा, ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, हिंदू मुसलमान। तो ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग इनके झांसे में आएंगे। इसलिए हम जो भाईचारा का जो ये काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नाम पर आने वाले 7 अगस्त को भारत बंद करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने डिक्लेयर किया है। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जब हम पूरे इंडिया में भारत बंद करेंगे, आपको केवल क्या करना है, अपनी दुकानें बंद करना है।
क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग लेके गए थे। उसमें हम लोगों ने कहा मुस्लिम लोगों को मत आओ, क्योंकि वो हमें हिंदू बोल रहे हैं, हम आपस में भिड़ते हैं। और 3.5 लाख लोग जब लेके गए, आप गूगल में डाल के देखो, यूट्यूब में डाल के देखो, वामन मेश्राम नाम डाल के देखो, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोग लेके गए। पहली बार इंडिया में किसी भी संगठन के पास इतना ताकत नहीं है। 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेके गए, उनको आरएसएस का हेडक्वार्टर लॉक करके भागना पड़ा। इतनी ताकत है हमारी, इतनी ताकत बनाई हम लोगों ने। तो आने वाले समय में हम लोग इनका कौन सा भी एजेंडा चलने देने वाले नहीं हैं। ये पूरे भारत भर में, ये जो हम बोल रहे हैं, ये पूरे भारत भर में बकायदा प्रोग्राम लगा के चल रहा है ये सारा कार्यक्रम। तो आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। आपने मुझे मौका दिया, आपने मेरी बात समझ में, आपको समझ में आई होगी। इतनी ही आज के इस मौके पर उम्मीद करता हूं। कल मैं करनूल जाने वाला हूं और 2 दिन के बाद केरला जाने वाला हूं, 3 दिन के बाद। परसों हमारा 13 तारीख को आदरणीय वामन मेश्राम साहब करनूल में आ रहे हैं। अगर आपके नोटिस में ये डालने के लिए कि कोई अगर वहाँ अटेंड होना चाहता है तो आप आ सकते हैं करनूल में, और या तो फिर आपके कांटेक्ट में कोई लोग हैं तो उनको बुला सकते हैं। हमारा स्टेट लेवल का मीटिंग है। और अनंतपुर में नेक्स्ट महीने में हमारा स्टेट कन्वेंशन है। पूरे भारत भर में ये स्टेट कन्वेंशन फिक्स है, हमारे हर स्टेट कन्वेंशन सारे भारत भर में फिक्स है। तो थैंक यू वेरी मच।